में आपका स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र से प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने चमोली के नंदानगर में आपदा प्रभावित गांव में बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट करने के भी निर्देश दिए। वहीं उन्होंने अधिकारियों को सड़क, बिजली, पेयजल और नेटवर्क कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने भी कहा है कि जल्द से जल्द सभी सड़कों को खोलने का काम किया जाएगा। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुंच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए क्योंकि मौसम का इंतज़ार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग। हमारे साइंटिस्ट ने बताया है कि हिमालय से ऊपर से मानसून जो है तिब्बत में पहुंच गया है, जो कभी नहीं पहुंचता था। और हम ये मानते थे कि हिमालय का जो पर्वत है ये ढाल बन के खड़ा है, ये कोई भी बादल को गुजरने नहीं देगा, जाने नहीं देगा। पर अब बहुत ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। निश्चित रूप में हमें कॉन्शियस होना चाहिए। नालियों पे अपने मकान बना लेते हैं, नालियों को चोक कर देते हैं जिससे कि सड़कों पे पानी बहने लगता है, लोगों के घरों में मलबा आ जाता है। तो ये सब हमें कदम उठाने होंगे। वी हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर। हम प्रकृति का सम्मान करें तो प्रकृति हमारा सम्मान करेगी। सर, सरकार की बार बार जो है ना चेतावनी, वैज्ञानिकों की सलाह, लेकिन फिर भी जनता जो है ना इन सब चीज़ों से दूर रहती है। नहीं, हमने कुछ सुझाव दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। कल उनका जन्मदिन था, उसकी बहुत बधाइयाँ हम उनको दे रहे हैं और हमने कुछ लिख करके अपने सुझाव दिए हैं ताकि मीथेन गैस को कंट्रोल किया जाए। जलागम के अंदर भी हमारा मीथेन को कंट्रोल करने का बहुत बड़ा एक प्रयास हमारा होगा। तो मीथेन को कंट्रोल करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए प्रयास करेंगे। सर, ये जो पर्यटक स्थल हैं, विशेषकर जैसे धनाली हो गया या सहस्त्रधारा में कल बहुत जबरदस्त आपदा आई है, तो कुल मिलाकर पर्यटक स्थलों को काफ़ी डैमेज हुआ है सर, तो उसका क्या कुछ नुकसान का आकलन किया है पर्यटन? वो तो अभी आकलन होगा, अभी तो शुरुआत हुई है आकलन करने की, अभी हुआ है। पर जो हमारी सड़कें जो वॉश आउट हुई हैं उसका मुख्य कारण ये था कि नदियों का चैनलाइजेशन नहीं हुआ। नदी के बीच में मलबा आ जाता है, नदी दाएं बाएं काटने लगती है, अगल के बगल में सड़क होती है, वो पूरे सड़क को वॉश आउट कर देती है। कहीं 500 मीटर। हरिद्वार में विश्वकर्मा जयंती पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर व्यापारियों और कारीगरों ने अपनी दुकानों, मशीन और औजारों की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि ऋग्वेद में भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मांड का वास्तुकार बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से व्यापार में, नौकरी में उन्नति होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म कन्या संक्रांति के दिन हुआ था और उन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। ब्रह्मांड में सबसे पहले इंजीनियर कहते हैं उन्हें जो भी कह सकते हैं वो कम है। उनकी ही वजह से ये सारी दुनिया में जितना विकास हुआ है, जितना इंजीनियरिंग का काम हुआ है, जितना डेवलपमेंट हुआ है, हर क्षेत्र में विश्वकर्मा जी की ही देन है। विश्वकर्मा जी अपने टाइम के दैविक इंजीनियर थे जिनके पास एक शक्ति थी, हर काम को निपुणता से करने की एक बहुत बड़ी शक्ति थी, जिन्होंने हमारे को इस आदर्श के ऊपर हमें सारा ही ज्ञान स्वामी विश्वकर्मा जी के उससे ही मिला है। विश्वकर्मा जी ने सर्वप्रथम तो मैं आपको विश्वकर्मा दिवस पर सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान विश्वकर्मा दिवस मनाने का जो मुख्य कारण है कि सभी देवी देवता सबका अलग अलग अपना क्षेत्र है, अपना कार्य है। भगवान विश्वकर्मा जी को दुनिया का पहला इंजीनियर माना गया है और इसकी जितनी भी टेक्निकल वर्कशॉप हैं, चाहे छोटी वर्कशॉप हो चाहे बड़ी वर्कशॉप हो, सभी के अंदर पूजा की जाती है। ज़्यादातर सभी उद्यमी एक दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, अपनी वर्कशॉप को खूब अच्छे से
सफाई करते हैं, मशीनों को साफ करते हैं, उनको रंग रोगन करते हैं और उसके बाद अगले दिन पूजा होती है। पूजा के बाद हम लोग प्रसाद बांटते हैं और उस दिन सभी उद्यमी अपनी अपनी इंडस्ट्री को बंद रखते हैं। सिर्फ विश्वकर्मा भगवान के एक सम्मान में, उनके आशीर्वाद के रूप में हम लोग ये सब काम करते हैं। सभी कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इसके बाद जो है उनको छुट्टी कर दी जाती है और अगले दिन से फिर पुनः इंडस्ट्री का कार्य शुरू हो जाता है। ये साल में एक बार ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले आप सभी को विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम विश्वकर्मे देवा नमः। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारे ये भगवान है विश्वकर्मा जी, इन्होंने इस धरती के ऊपर जो है इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसकी जो है इन्होंने शुरुआत करी थी। तो लोहे से रिलेटेड कुछ भी मशीनरी हो, लोहे से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, उसकी उस दिन वहाँ पे साफ़ सफाई की जाती है। वहाँ पे जो है उनको रखा जाता है, उनको पूजा जाता है, सारी मशीनों की जो है सेवा भी की जाती है, उनको रिपेयर उनकी रिपेयरिंग जो की जाती है। और इस दिन ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भगवान विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने इन सब का निर्माण किया था, वो निर्माता हैं। तो आज के दिन को हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि इनको काफ़ी अच्छे से हम खुश कर पाएँ, किसी को किसी मशीनरी से किसी भी। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। रुड़की के मुंडाला गांव में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वास्थ्य नारी शक्ति परिवार सशक्त परिवार अभियान के तहत एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें आवश्यक दवाइयां भी वितरित की। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष बच्चे शामिल हुए और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। इस दौरान डॉक्टर गुलबहार ने बताया कि आज गाँव के कई मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जबकि कुछ मरीजों को खून के सैंपल के लिए भेजे गए। वहीं इस मौके पर फार्मासिस्ट पंकज रावत और क्षेत्र की एएनएम भी उपस्थित रही, जिन्होंने शिविर में प्रशासनिक और चिकित्सकीय सहायता प्रदान की। हो रहा है ये हमारा नेक्स्ट अब अगले हफ्ते 24 तारीख को कंटिन्यू लगेगा। ये पूरा पखवाड़ा 2 तारीख तक अक्टूबर तक जो है मोदी जी के द्वारा चल रहा है प्रोग्राम, जिसमें स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तरीके से सहायता उनको सेवा के लिए मरीजों के लिए आगे है। और हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य मुंडाला में जो भी मरीज आ रहे हैं उनको प्रत्येक को यहीं से दवा वितरण करके कि उन्हें बाहर ना, केवल उन्हीं के लिए हम उन्हें बाहर भेज रहे हैं जो कि हमें लगता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य के मुंडाला में इसका जो है इलाज हम यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, उनको हम आगे रेफ़र कर देते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया मंगलौर अस्पताल या फिर रुड़की उप जिला अस्पताल, बाकी सभी के लिए हम यहाँ पे तत्पर हैं और हम सब ठीक पर रहेंगे। कितने डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं? अभी तो आज जो 17 तारीख कैंप के लिए हमारे पास मंगलौर से डॉक्टर गुलबार सर आए हैं और उसके अलावा आगे भी कैंप में ये यहाँ पे मिलते रहेंगे। और वैसे मैं यहाँ पे अभी डॉक्टर परमानेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं पहुँचे हैं नर्सिंग ब्लॉक का ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर किस तरह की जो है फैसिलिटी लोगों के लिए दी? देखिए, आज यहाँ पर जो आयोजन किया गया है वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का अभियान जो मोदी जी ने जो चलाया गया है उनके जन्मदिन के अवसर पर, उसके तहत यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। इसमें आम जनमानस की सेवा करने का मौका मिला है। कितने पेशेंट यहाँ पर आज सुबह से आए? आज लगभग 25-30 के अराउंड पेशेंट आ चुके हैं। सबको मेडिसिन दी जा रही है और लोगों की काउंसलिंग की जा रही है, उन्हें उनकी बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कुछ बीमारियां जिनका इलाज यहाँ संभव नहीं है, उनके लिए उच्च जो हमारी CSC और उप जो बड़े अस्पताल हैं उनकी सलाह दी जा रही है।
पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रुड़की के सिविल अस्पताल में बीजेपी के द्वारा एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विधायक प्रदीप बत्रा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और बीजेपी के जिला पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने मोदी के जीवन को सेवा और समर्पण का प्रतीक बताया, जबकि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने युवाओं से रक्तदान करने की अपील की। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ रक्तदान कर प्रधानमंत्री लंबी उम्र की कामना की। मोदी का आज जन्मदिन है और आज विश्वकर्मा दिवस भी है। सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं बता देता हूँ। सेवा पखवाड़ा के रूप में आज ये दिन हमने शुरू करा है और 2 अक्टूबर तक लगातार सेवा कार्य चलेंगे। आज सिविल हॉस्पिटल में मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड कैंप है, ओपीडी हो रही है, जिसमें लगातार जांच भी हो रही है मरीजों की। और एक कैंप मैं समझता हूँ कि एक व्यापक कैंप लगाया गया है और पूरे सप्ताह पेड़ लगाए जाएंगे और बूथों पर जाकर गरीबों से बात करी जाएगी। जो भी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। और आज विश्वकर्मा दिवस पर विश्वकर्मा भाइयों को भी बहुत सारी सौगात हमारे माननीय प्रधानमंत्री देने वाले हैं। कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लगातार संपर्क में रहती है जनता के, और जो अंतिम छोर व्यक्ति बैठा है, जब तक सरकारी योजना का लाभ उसको ना मिले, कहता हूँ कि हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आज जब अगर आपने 15-20 साल पहले अस्पताल की हालत देखी होगी और आज अगर इसको आप देखें तो मैं कहता हूँ कि बहुत बदलाव आया है और बहुत लगातार जो है हमारा स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। यहाँ पर अभी आईसीयू यूनिट का हम लोगों ने जो उद्घाटन किया है और वेंटिलेटर यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर है, एक्सरे मशीन, MRI, डायलिसिस से लेकर सभी सुविधाएं मैं करता हूँ कि आज इस हॉस्पिटल में उपस्थित है। और जिस ब्लड बैंक में आज हम खड़े हैं, ये अपने आप एक आधुनिक ब्लड बैंक है। यहाँ कंपोनेंट की मशीन भी लगी हुई है, जिसमें RBC, WBC सेल सेपरेट होकर 3 मरीजों को एक यूनिट काम आता है। आपके बगल में ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी सेंटर, बहुत जल्दी उसका भी हम लोग उद्धार करने वाले हैं। वहाँ पर भी ICU यूनिट बनेगा, जिससे जो मरीज रात को इमरजेंसी में आता है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई एक्सीडेंट से आता है, तो उसको भी ICU की सुविधा वहीं पर उपलब्ध होगी। हर साल चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा के साथ साथ इस बार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का एक अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। उन्हीं के दौरान आज कार्यक्रम को शुभारंभ के दौरान हमारा SDH में ऐसा कार्यक्रम सभी जनप्रतिनिधि और जनमानस के बीच में एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। आपके माध्यम से सभी महिला, बच्चों, उन सभी को बता रहा हूँ कि इस स्वास्थ्य अभियान में प्रतिभाग करके अपना काउंसलिंग और क्या क्या परीक्षा हो सकता है वो सबका लाभ उठाए, ताकि विकासनगर के भाववाला पुल के पास 3 बच्चे पानी के सैलाब में फंस गए, जिसके बाद पुलिस बल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। वहीं रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के साथ रस्सी की सहायता से एक कर तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और बच्चों को नदी के पास न खेलने की चेतावनी दी है। साथ ही प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया कि बरसात के मौसम में सतर्कता सबसे जरूरी है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क किया जाए। उत्तराखंड के राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत पिरान कलियार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और उन्हें फल वितरित किए। वहीं कर्णवाल ने कहा कि दरगाह पर आने वाले जायरीनों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए ही PHC और CHC में अपग्रेड करने की सिफारिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की जाएगी। संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जाकर के फल वितरण करना, गरीबों की सेवा करना, उनके सुख और दुख में काम आना, ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और के निर्देश हैं। हम जगह जगह जाकर के ये करेंगे। पिरान कलियर में बहुत सुंदर ये स्वास्थ्य केंद्र हमारी सरकार ने बनाया है, लेकिन ये छोटा पड़ रहा है। आप अगर कैमरा घुमाएंगे उधर, आपने वीडियो भी बनाई है, तो क्योंकि यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और ये बड़ा एक तरह से हमारा तीर्थ स्थान है, जहाँ एक तरफ कुंभ नगरी है, हरिद्वार है, हमारी शिक्षा नगरी रुड़की, जहाँ पर IIT है, पहले रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था। हर प्रकार से देवभूमि का ये प्रतिष्ठित स्थान। देहरादून में भारी बारिश के बाद आसन नदी में सैलाब आया, जिसमें एक व्यक्ति घायल होकर टहनियों के सहारे फंस गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद युवकों ने सैलाब में उतरकर उसकी जान बचाई। आपको बता दें, घायल व्यक्ति ने किनारे खड़े लोगों की ओर मदद का इशारा किया और युवाओं की बहादुरी से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में फूड एंड ड्रग विभाग और जन औषधि ऋण टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित और नशीली दवाइयां बरामद की हैं। ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिश ने बताया कि संचालक के पास इन दवाओं का कोई वैध लाइसेंस नहीं था, जिसके बाद मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया और संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल स्टोरों में अभी हमें कुछ मतलब मनोप्रभावी दवाइयाँ मिली हैं। हाँ, विभाग से हमें जो हमारे द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उससे ज़्यादा हमें क्वांटिटी मिली। उसमें फिलहाल हमारे द्वारा अभी फर्म को सील किया जा रहा है और फर्म से बिल प्रस्तुत करने को कहा जा रहा है। क्या कोई FIR होगी? ये अभी हम फर्म का बिल प्रस्तुत करने का इंतजार वेट ही कर रहे हैं। अभी शाम तक इस स्थिति का क्लियर हो। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मन्नाखेड़ी गांव के जंगल में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह जंगल में एक युवक का शव लटका हुआ देखा। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, सुबह जो पुलिस को सूचना मिली है, सूचना के अनुसार पुलिस ने जो वहाँ रिस्पॉन्स किया तो एक व्यक्ति जो करीब 30 साल के आसपास की उम्र उसकी बताई जा रही है, फैक्ट्री में काम करता था। रात को घर पे आया, किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ तो सुबह उसकी बॉडी लटकी हुई मिली है। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का प्रतीत होता है। बाकी पुलिस पूरे तथ्यों पे पड़ताल करेगी, क्या कारण थे, कैसे थे, उसके हिसाब से फिर हम आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जो मसूरी में भारी बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग 16 जगहों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे कई पर्यटक वहां फंसे हुए हैं। वहीं मसूरी होटल एसोसिएशन ने फंसे हुए पर्यटकों को मुफ्त ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी की है। आपको बता दें, प्रशासन युद्ध स्तर पर मार्ग की मरम्मत कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही छोटे वाहनों के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। वगैरह टूट गई हैं, तमाम क्रैक्स आ गए हैं बाहरी राज्यों से, और जो पर्यटक आए हुए हैं वो जिन्हें यहाँ से जाना था लेकिन वो रोड टूटने और पुल वगैरह ध्वस्त होने की वजह से नहीं जा पाए हैं। हमने होटल स्वामियों से भी रिक्वेस्ट किया था कल और उन्होंने हमारी बात मानी भी है और उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए दिया गया है। और अभी भी मेरा आपसे कहना है, आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि जो लोग भी अभी यहाँ पर रुक रहे हैं और इन केस अगर उनके पास कुछ इस तरह का संसाधन नहीं है तो हमको कांटेक्ट करें थाने में। हमारा होटल एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों से बातचीत है, वो तमाम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने और खाने का दिया जाएगा जब तक कि पूरा रोड जो है क्लियर नहीं हो जाता है। वैसे आज आप देख भी पा रहे होंगे कि ये अभी जो है यहाँ पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है और ठेकेदार साहब से अभी बात हुई है तो उनके द्वारा बताया गया कि शाम तक जो है ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इन केस एमरजेंसी में कई लोग जाना चाह रहे हैं, जो लोग टैक्सी से आए थे तो वो लोग पैदल भी अपना यहाँ से जो है नदी क्रॉस करके जो है पुल क्रॉस करके जा रहे हैं और वो लोग जो है वो लोग जा सकते हैं। देखा जा रहा है कि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, लगातार आप लोगों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस तरीके का लोगों के अंदर इसको लेकर देखा जा रहा है? नहीं, सभी जगहों से जो है सपोर्ट मिल रहा है और ये त्रासदी जो है हम सबको मिलकर जो है इस चुनौती का सामना करना है। और हमें होटल एसोसिएशन से लेकर टैक्सी यूनियन जो है, जो आम पब्लिक है, जो बाहर के लोग भी हैं, सभी का सहयोग मिल रहा है और सब लोग इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ वास्तव में जो है ये जो इस समय जो है आपदा का सबको साथ मिलकर चलने का है और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, मान रहे हैं। और हमारी कल भी यही अपील थी कि जो ग्राउंड जीरो पे आके हमने ये जो वास्तविक स्थिति देखी थी, जो लोग होटल में हैं, मसूरी में है, जिनको वास्तविक स्थिति का नहीं मालूम है कि रोड में कैसी कंडीशंस हैं, कितनी देर में वो लोग यहाँ से निकल पाएंगे, कब क्या स्थिति बनेगी, तो उनको जो है समय समय पर हम जो है अपडेट भी दे रहे हैं और अधिकारियों से भी और जो संबंधित विभाग हैं उनसे भी हम लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पे बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करा दें ताकि लोगों को बिजली और पानी की सुविधा मिल पाए। दूसरा, पालिका की तरफ से जो उनके आवास टूटे हैं और इनकी जो दुकानें गई हैं, हम कोशिश करेंगे कि पालिका की तरफ से उसको फिर से यहाँ पे पुनर्स्थापित करने की कोशिश करें ताकि लोगों को उनका रोज़गार भी मिल जाए, क्योंकि दुकानों से ही उनका रोज़गार चलता था, तो वो रोज़गार भी उनको मिल जाए और जो बेघर हुए हैं लोग, उनको घर भी मिल जाए। बिल्कुल, देखिए ये तो हम तो पालिका की तरफ से जितना कर पाएंगे उतना तो करना ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत भयानक दृश्य।
हरिद्वार के शामपुर कांगड़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घरेलू सामान लेकर जा रहे एक कंटेनर में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह बिजली के तारों के संपर्क में आना बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूझबूझ से ट्रक को खाली मैदान में खड़ा किया गया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये ट्रक में आग लगी है, क्या नुकसान है? ये जो लखनऊ से बता रहा था, ट्रक के ड्राइवर भी हमारे पास ही खड़े थे। इनके द्वारा बताया कि यहाँ से नजवार रोड पर 1 किलोमीटर पर कोई बिजली के तार से ट्रक टकराया, जिसकी वजह से चादर फटी और चिंगारी अंदर आई और इसमें जो घरेलू सामान था उसमें फिर यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, पुलिस द्वारा इसे जो है सुरक्षित स्थान पर लाया गया। आग बुझाने का काम चल रहा है। लगभग आग बुझ चुकी है। आग से कोई जान माल की कोई क्षति नहीं हुई, केवल जो ट्रक में घरेलू सामान था वही जला। अरे सर, जहाँ पे आग लगी है बिजली की तरफ से, तो कहीं आप वहाँ जाकर मुआयना करेंगे? देखेंगे जाकर, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। और जो जिस थे और पिछला हिस्सा डाउन हुआ, पहले देखने में बराबर लगता गाड़ी निकल जाएगी, और जब पिछला हिस्सा डाउन हुआ और ये अगला ऊपर टेपर चढ़ा तो बिजली के तार छू गए उसमें। क्या सामान था? ये सब घरेलू सामान है, लखनऊ से लाए थे। सामान क्या क्या उसमें? घरेलू सामान क्या क्या है? घरेलू सामान पूरा ही है उसमें सब। सामान किसका है? अब वो है डॉक्टर, कोई उनकी शक्ल हमने नहीं देखी, वो डॉक्टर हैं या क्या है। विकासनगर के कटापत्थर इलाके में कुछ लोगों ने 2 युवकों की हॉकी से जमकर पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। घटना की जानकारी मिलने के बाद घायल युवकों के परिवार और कुछ महिलाओं ने विकासनगर कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। कोतवाली में कि अभी मुझे मालूम हुआ कि 2 बच्चे हमारे बंगाल बस्ती के थे, उनके ऊपर चोरी का इंतजाम लगाया गया कि कोई इन्होंने चोरी करी। उन्होंने चोरी तो नहीं करी, लेकिन एक व्यक्ति तो क्या हुआ था, अभी भी मेडिकल करे। मैं तो मौके पे हूँ यहाँ कोतवाली में। फिर मेरी सीओ साहब से भी बात हुई कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, झगड़ा होया। वो मुझे पता लगा कि भाई झगड़ा नहीं हो, उनको चोर बनाया गया, लेकिन चोरी उन्होंने करी नहीं। और दूसरी, जो चोरी करी तो प्रूफ दिखाओ मुझे। इनको मैं बच्चों को जो जेल भिजवा देंगे, हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन पीटने का तो तब भी अधिकार नहीं है ना। भाई चोरी करी इन्होंने, पीटने का अधिकार नहीं है। और जो बच्चा भी रुड़की मंगलौर भगवानपुर बाईपास और पनियाला हाईवे पर अवैध खनन का सिलसिला बिना रोक टोक के जारी है। खनन माफिया नदियों से भारी मात्रा में रेत निकालकर बाईपास के किनारे जमा कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रैक्टर ट्रॉली रोज सालियार चेक पोस्ट के सामने से गुजरती हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो रुड़की आसपास का क्षेत्र है, जैसे मंगलौर हाईवे हो गया, सालियार पे बड़े पैमाने पर खनन का कार्य हो रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा, कैसे मिलेगा? तो इसकी सूचना मिलते ही हमारा टीम जरूर पहुंच जाएंगे और सख्त कार्रवाई होगा, किसी भी तरह से पकड़ जाए। सोलानी नदी से जैसे शाम तक और जो उनकी खनन नहर का चेक पोस्ट होता है, उसके बराबर से ट्रैक्टर ट्रॉली निकल रही है, बड़े पैमाने पर खनन का काम होता है और पिछले काफी लंबे समय से कई ट्रैक्टर ट्रॉली अभी मेरे सामने आज भी हमने पुटअप कराया है फाइल। कई ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा भी जा रहा है और हम डीएम साहब के सामने प्रेषित भी कर रहे हैं ताकि उसका खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? हाँ, वो तो कार्रवाई किया जाएगी और दंड होगा। वो ट्रैक्टर सीज करके आपने देखा होगा। लक्सर में गंगा और सोलानी नदियों में छोड़े गए पानी से करीब 1500 किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इससे किसानों को 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। किसानों की सब्जियां पानी में बह गई, जिससे स्थानीय मंडी में सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जल्द ही राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। देखिए, लगातार बारिश होने से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका हमने सभी तहसीलों में अभी शुरू में आकलन कराया था, लेकिन लास्ट के 5-6 दिनों में फिर से काफ़ी बारिश हुई है, जिसमें गन्ने की फसल के साथ साथ अन्य जो हमारी रोज़मर्रा की सब्जियां हैं, जो फसल है, उन पर भी नुकसान की खबर आ रही है, खासकर लक्सर कानपुर क्षेत्र से।
और कुछ भगवानपुर के क्षेत्र से भी। तो वहाँ पर उद्यान विभाग, कृषि विभाग और राज्य विभाग का संयुक्त सर्वेक्षण कराया जाएगा और जो भी नुकसान हुआ है किसानों को उसकी पूरी हम लोग उसको कंपनसेशन आदि की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही कुछ खबरें ऐसी भी थी क्योंकि सब्जियों की सप्लाई में भी दिक्कत आई थी, जिसकी रास्ते बंद होने की वजह से या फिर जलभराव की वजह से, तो उसमें रेट्स को लेकर भी कंसर्न था कि कहीं सब्जियों के रेट्स बढ़ ना कहीं हो। तो उसको लेकर भी फूड डिपार्टमेंट के साथ और उद्यान विभाग के साथ हम कोशिश करेंगे कि जगह जगह जो रेट लिस्ट हो ज़रूर दुकानदार लगाएं, ताकि कोई भी इस मौके पर अधिक रेट में सब्जी बेचकर मुनाफा आदि की कार्रवाई में इसमें ना करे और सही रेट से ग्राहकों को। हमें यही कहना है कि जैसे इस बार बारिश भी कुछ ज़्यादा ही रही, जिसकी वजह से लौकी थोड़ी वगैरह की सब बेल वगैरह जो है ये सब नष्ट हो गई हैं और उसी की वजह से भी कुछ रेट बढ़े हैं। और पहले जो रेट थे उससे दुगने 1.5 गुने के आसपास आए। जो है सब्जियाँ, जितनी हरी सब्जियाँ थी वो सभी महंगी हो गई हैं, कि भाई एक तो उनकी पैदावार कम हो गई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।